से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, रामपुर। उसी गांव में एक नदी हुआ करती थी। उस नदी के किनारे दो बहनों का घर था। बड़ी बहन ललिता, उसका पति हरि खूब धनी था। उसके पास खूब सारे खेत खलियान हुआ करते थे, जिस वजह से ललिता को धन आदि की कोई कमी नहीं थी। ललिता शुरू से ही हरि को बहुत पसंद करती थी, जिस वजह से ललिता और हरि का प्रेम विवाह हुआ। वहीं दूसरी तरफ ललिता की छोटी बहन रूपा उसी नदी के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पति रामू के साथ रहा करती थी। रामू उसी नदी में मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचने का काम किया करता था और उन दोनों बहनों का घर आमने सामने ही था। फिर एक दिन, अरे वाह, आज फिर तुम मेरे लिए सोने की अंगूठी लेकर आए हो। वाकई में आप मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाते हो। आप मेरे बहुत अच्छे पति हो, जो मुझे कुछ कुछ दिन छोड़कर कुछ न कुछ उपहार देते रहते हो। वो सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये सोने की अंगूठी कैसी लगी भाग्यवान? बहुत सुंदर है, वाकई में सोने की अंगूठी बहुत सुंदर है। मगर मैंने जो सोने के हार का सेट लाने को कहा था, वो तुम कब ला कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं ललिता, जरूर मैं तुम्हें वो सोने का हार भी ला कर दूंगा। अरे भाग्यवान, पहले तुम जरा हमारी फसल निकल जाने दो। फसल निकलने के बाद तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो, जो तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। आज तक मैंने जो जो तुमसे मांगा है, तुमने मुझे ला कर दिया है, और आज ये सोने की अंगूठी। अरे भाग्यवान, ये तो मेरा कर्म है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करना। और देखो भाग्यवान, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी बहन। भाग्यवान, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी बहन का वो पति उसे ये सब लाकर देता भी होगा या नहीं। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी बहन ने ऐसे सोने के आभूषण देखे भी होंगे। पता नहीं उसने वो भिखारी में ऐसा क्या देखा जो उसने उससे शादी कर ली। तुमसे शादी करने के बाद तो मेरे जीवन के भाग्य ही खुल गए। ये बात तो तुमने सही कही भाग्यवान। और ललिता, जब से मैंने तुमसे शादी की है, तब से मैं और धनी हो गया। भाग्यवान, तुमने मुझे शादी के लिए पसंद ही क्यों किया? मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया। शादी के बाद आज तक मैंने तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी नहीं की। अरे, तुम हर रोज सुबह उठकर ये फालतू की बातें मत करा करो। मैं तुमसे पहले ही 100 बार कह चुकी हूँ कि मुझे ये पैसा दौलत ये कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे एक साफ दिल का और जो मुझसे बहुत प्यार करे वैसा ही पति चाहिए, और मुझे ठीक तुम वैसे ही मिल गए। मगर भाग्यवान, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम ये खोटे गहने पहनती हो। और भाग्यवान, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी बड़ी बहन का पति उसे हर महीने नए नए सोने के आभूषण भेंट करता है। अरे, मेरी बहन का पति उसे सोने के आभूषण भेंट करे या ना करे, इसमें हमें क्या लेना देना। हम तो इतने में ही खुश हैं। भाग्यवान, जब तुम्हारी बहन तुम्हें अपनी दौलत का घमंड दिखाती है, तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे, तो उसे अपनी दौलत का मुझे रौब दिखाने दो। उसे मुझे रौब दिखाकर खुशी मिलती है तो होने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग्यवान, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा मन कितना साफ है। अब ये बात सब छोड़िए। घर में आज खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं हैं, तो तुम जल्दी से मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ ला कर दो, जिससे मैं खाना बना सकूं। ठीक है भाग्यवान, मैं जंगल की ओर जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल पड़ा, और वो जंगल में पहुंचकर जैसे ही लकड़ियाँ काटने जा रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक जानवर का स्वर टकराया। अरे, इतने घने जंगल में ये किस जानवर की आवाज आ रही है? यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। मुझे तो लगता है कोई जानवर बड़े ही कष्ट में है, ये उसी की आवाज आ रही है। इतना कहकर रामू अपनी नजर आसपास दौड़ाने लगा, और फिर उसकी नजर वहाँ झाड़ियों के पीछे एक बंदर पर पड़ी, जो कि झाड़ियों में फंसा हुआ था। अरे बाप रे बाप, ये आवाज तो ये बंदर कर रहा है। अरे, मुझे तो लगता है ये बंदर किसी कष्ट में है, मुझे जाकर देखना चाहिए।
फिर इतना कहकर रामू उस बंदर की ओर बढ़ता है और वहाँ जाकर देखता है तो उस बंदर के पैर में कांटा लगा हुआ था, जिसे वो निकाल देता है। अब तुम ठीक तो हो ना प्यारे बंदर, मैंने तुम्हारे पैर का कांटा निकाल दिया है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बंदर की ये बात सुनकर रामू हक्का बक्का हो गया। वो सोच रहा था कि ये बंदर मनुष्य की भाषा में कैसे बोल सकता है। अरे तुम मनुष्य की तरह कैसे बात कर सकते हो? तुम तो एक बंदर हो, तो फिर तुम हमारी तरह कैसे बात कर सकते हो? किंतु तुम तो हमारी तरह बात कर रहे हो, कहीं कहीं तुम भूत तो नहीं? अरे प्यारे मनुष्य, तुम मुझसे बिल्कुल भी मत डरो। ये बहुत पुरानी बात है, जब एक साधु महाराज को एक सांप ने काट लिया था। जब मैंने इसी जंगल में से उन्हें कुछ जड़ी बूटियां लाकर दी थी, जिनका सेवन करने के बाद वो साधु महाराज स्वस्थ हो गए। और फिर उन साधु महाराज ने प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान दिया कि मैं इंसानी भाषा में किसी से भी बात कर सकता हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, आज से तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मित्र, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम बेझिझक यहाँ आकर मुझे आवाज लगाकर पुकारना। मैं तुम्हारी समस्या का हल करने तुरंत यहाँ आ जाऊंगा। फिर इतना कहकर वो बंदर वहाँ से चला जाता है। और फिर रामू कुछ लकड़ियां काटकर उन्हें अपने सर पर रखकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रामू के घर पर रूपा की बड़ी बहन ललिता आती है। अरे रूपा, ओ रूपा, कहाँ मर गई? अरे दीदी, आज तुम्हारा हमारे घर की ओर आना कैसे हुआ? और आप खड़ी क्यों हैं? आओ ना बैठो। अरे नहीं नहीं बहन, बैठने का बिल्कुल भी समय नहीं है। तो अच्छी तरह से जानती होगी कि हमारा कितना बड़ा घर है, फिर इतने बड़े घर में कामकाज में सारा दिन ही निकल जाता है। अरे रूपा, ये तुम्हारे घर में आने के बाद मुझे अचानक से इतनी घुटन की हो रही है। यहाँ कितनी गर्मी है, तुम कैसे रह पाती हो इस झोपड़ी में? बस दीदी, हमें तो इस झोपड़ी में रहने की आदत हो गई है और हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती है। और आप बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं बहन, मैं बस तुझे यहाँ इतना कहने आई थी कि जब तुझे अपने कामकाज से फुर्सत मिले तो तू मेरे घर आना। तुझे अपने गहने और कुछ नई साड़ियाँ दिखाऊंगी जो मुझे अभी मेरे पति ने लाकर दी है। ठीक है दीदी, मुझे जैसे ही काम से फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। वैसे रूपा, तुझे तेरे पति ने शादी के बाद कुछ दिया है या नहीं? हाँ, मगर वो बेचारा तुझे दे भी क्या सकता है, तुम्हारे तो खाने के भी ठिकाने नहीं रहते। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे जीवन में खूब सारी ढेर सारी खुशियाँ दी है और वही मेरे लिए काफी है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। रूपा, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि खुशियाँ देने से पेट नहीं भरता। मेरी बात मान, तो अपने पति को छोड़कर अच्छे धनी व्यक्ति से शादी कर ले दोबारा। वो तुझे कुछ दे तो पाएगा कम से कम, और वैसे भी ये तेरा पति भिखारी तुझे दे भी क्या सकता है। अरे दीदी, आपको ये बात कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? मुझे मेरे पति अधिक प्रिय हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारी तरह की पैसा, जमीन, जायदाद का घमंड नहीं है। हमारे पास जितना है हम उतने में ही खुश हैं। और खबरदार, खबरदार, अब तुमने मेरे पति के लिए एक शब्द भी कहा तो देखो तो कैसे अपनी बड़ी बहन से ये ऐसे बात कर रही है। क्यों रूपा, तुझे इस तरह मुझसे बात करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही? तो दीदी, आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? रूपा, तू मेरी बहन है, मैं इसलिए तेरा भला चाह रही थी। नहीं दीदी, कृपया करके आप मेरे साथ ऐसे बात बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है रूपा, अब मैं चलती हूँ। अरे आप आ गए? भाग्यवान, अभी यहाँ तुम्हारी बहन क्यों आई थी? वो तो बस ऐसे ही बात करने आई थी। भाग्यवान, बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बाहर खड़े होकर तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। भाग्यवान, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी बहन को तुम्हें परेशान करने में क्या खुशी मिलती है। वो यहाँ बार बार आकर तुम्हें क्यों परेशान करती है? भाग्यवान, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
कि कोई तुम्हें परेशान करे। उसे मुझे परेशान करने में मजा आता है ना, तो उसे मुझे परेशान करने दीजिए ना, आप क्यों चिंता करते हैं। भाग्यवान, मैं इतनी मेहनत करूंगा, फिर तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अरे मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मैं तो बड़ी ही खुश हूँ, मगर आपको लकड़ियाँ लेकर आने में आज इतना समय कैसे लग गया? बाकी दिनों तो तुम बहुत जल्दी लकड़ियाँ जंगल से काट कर ले आते थे। हाँ, अरे भाग्यवान, मैं वो जरा वृक्ष के नीचे आराम करने लगा तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। ठीक है, अब मैं खाना तैयार करती हूँ। भाग्यवान, अब मैं नदी किनारे मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। मगर आज तो आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रुको, पहले तुम कुछ खाओ, उसके बाद तुम जाना। और भाग्यवान, जब तुम्हारा खाना तैयार हो जाए तो तुम अपने घर के पीछे वाली नदी पर ले आना, मैं वहीं मछलियाँ पकड़ूंगा। फिर इतना कहकर रामू अपने घर के पीछे वाली नदी के किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। रामू को मछलियाँ पकड़ते हुए बहुत समय हो जाता है, मगर अभी तक उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती है। अरे, मैं सुबह से बैठकर मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, मगर आज तो एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी। भाग्यवान से तो खूब बड़ी बड़ी बातें कर ली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भाग्यवान के सपने कैसे पूरे करूँगा। रामू कुछ कह रहा होता है कि तभी वहाँ रूपा आ जाती है। क्या हुआ जी, अपने आप में बड़बड़ क्यों ही बात कर रहे हो? कुछ नहीं भाग्यवान, सुबह से बस यूं ही खाली बैठा हूँ, अभी तक एक मछली भी जाल में नहीं फंसी। बस इतनी सी बात, चाहे तुम कितने भी दुखी क्यों ना रह लो, मगर जब हमारे भाग्य में सुख होगा तभी हमें सुख मिलेगा। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, उसे सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। मगर भाग्यवान, मुझे तुम्हारे सपने भी तो पूरे करने हैं। अब ये सब बातें छोड़िए और पहले तुम खाना खा लो। फिर अगले दिन की सुबह, अरे सुनते हो जी, आज घर में आटा चावल चीनी सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि आज हम क्या खाएंगे। क्या भाग्यवान, आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है? नहीं जी, आज घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से अपने जाल में एक भी मछली नहीं आ रही है, जिस कारण घर में एक भी पैसा नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गांव में कुछ काम ढूंढता हूँ। फिर इतना कहकर रामू अपने घर से निकल जाता है और वो गांव में कुछ काम ढूंढने लगा, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिला और वो फिर जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज सुबह से गांव में काम ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे आज गांव में कुछ भी काम नहीं मिला। पता नहीं हमारे भाग में क्या लिखा है, जो हमें 2 समय का खाना भी ठीक समय पर नसीब नहीं हो रहा मुझसे। और अब मेरी पत्नी का दुख देखा नहीं जाता, वो बेचारी कितनी परेशान रहती है। रामू अपने आप से बात ही कर रहा होता है कि तभी उसे बंदर की आवाज सुनाई देती है, और देखते ही देखते वहाँ वो बंदर आ जाता है, जिसकी सहायता कुछ दिन पहले रामू ने की थी। अरे क्या हुआ मित्र, आज तुम ये पेड़ के नीचे अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? और मित्र, आज तुम्हारा ये मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? अरे मेरे मित्र, मेरा दुख तो बहुत बड़ा है, उसे तुम्हें बताने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। अरे मित्र, तुम अपनी समस्या मुझे बताकर तो देखो, काश मैं उस समस्या का हल कर सकूं। फिर रामू ने उस बंदर को अपनी सारी बातें बताई। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि आज हम क्या खाएंगे। क्या भाग्यवान, आज घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है? नहीं जी, आज घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, और पिछले कुछ दिनों से अपने जाल में एक भी मछली नहीं आ रही है, जिस कारण घर में एक भी पैसा नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गांव में कुछ काम ढूंढता हूँ। और मित्र, आज तो हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। अरे मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस जंगल में वो ठिकाना जानता हूँ जहाँ पर एक राजा का गुप्त धन गड़ा हुआ है। अगर मित्र, मैं तुम्हें वो खजाने का पता बता दूंगा तो मुझसे अपनी ये शक्तियाँ छिन जाएगी। वरदान देते समय साधु महाराज ने मुझसे एक बात कही थी मित्र, कि जैसे ही तुम किसी भी धन का पता
किसी भी मनुष्य को बताओगे तो वैसे ही तुम्हारा यह वरदान नष्ट हो जाएगा। अच्छा मित्र, तो ये बात है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छिन जाए। तुम मुझे कोई भी धन का पता मत बताओ। अगर तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छिन गई तो फिर तुम कभी भी नहीं बोल पाओगे। अरे नहीं मित्र, तुमने भी तो मेरे बुरे वक्त में मेरी सहायता की थी ना, तो अब मेरा भी कर्तव्य है कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारी सहायता करूं। मुझे अपनी शक्तियों की कोई परवाह नहीं है। चलो, तुम चलो मेरे साथ। अरे मित्र, अगर तुम मुझे कोई भी खजाने का पता बताओगे तो फिर तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छिन जाएगी मित्र। मित्र, तुम ऐसा मत करो। अरे मित्र, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल तुम्हारी सहायता करनी है। अब तुम चलो मेरे साथ। फिर बंदर के अनुसार रामू उस बंदर के पीछे पीछे जाने लगा। मित्र, अब तुम देरी किए बगैर इस जमीन पर खोदना शुरू करो। तुम्हें इस जमीन के नीचे ढेर सारा खजाना मिल जाएगा, मगर तुम मेरी ये बात ध्यान रखना, जैसे ही वो खजाना तुम्हारे हाथ आएगा वैसे ही मेरा वरदान समाप्त हो जाएगा मित्र। फिर मैं तुमसे मनुष्य की तरह कभी भी बात नहीं कर सकूंगा मित्र। और मित्र, एक बात का तुम ध्यान रखना, ये बात तुम अपनी पत्नी के अलावा और किसी को मत बताना। और मित्र, इस खजाने की सहायता से तुम अपना जीवन खुशियों से व्यतीत करना, मगर मित्र खजाना पाने के बाद तुम मुझे भूल मत जाना। अरे मित्र, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुमसे हर रोज यहाँ मिलने आऊंगा और मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। अरे अरे, ये तो सोने के आभूषणों से भरा मटका है। मित्र, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य हुई। ये मटका तो सोने के आभूषणों से भरा हुआ है। अरे अरे, मुझे माफ करना मित्र, मुझे अपने आप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ मित्र, अब तुम्हारी बोलने की शक्तियाँ जा चुकी है, मगर मित्र एक बात तुम ध्यान रखना, हम दोनों की मित्रता कभी भी समाप्त नहीं होगी। मैं तुमसे हर रोज इस जंगल में मिलने आऊंगा। फिर इतना कहकर रामू उस मटके को उठाकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और उस सोने के आभूषणों से भरे मटके को देखकर रूपा आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या है? और ये तुम्हें सोने के आभूषण से भरा मटका कहाँ से मिला? भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मगर मेरे मित्र ने ये कहा था कि ये बात तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो, मगर अपनी पत्नी के अलावा और किसी को मत बताना। हाँ तो सुनो भाग्यवान, आज जब मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था तब। फिर रामू ने रूपा को सारी बातें बताई। क्या तुम्हें इस खजाने का पता वो बंदर ने बताया? इसका मतलब ऊपर वाले ने आखिरकार हमारी मदद की है, सुन ली है हमारी। हाँ भाग्यवान, हाँ, अब देखना मैं तुम्हारे सभी सपने पूरे कर दूंगा। मगर अब वो बंदर कभी भी तो नहीं बोल पाएगा ना? हाँ भाग्यवान, मगर मैं अपने मित्र से हर रोज उस जंगल में मिलने जाऊंगा। फिर इसी प्रकार कुछ दिनों बाद पूरे गांव का सबसे धनी व्यक्ति वो रामू बन गया। रामू के पास एक बड़ा घर था और बहुत सारी खेती थी, मगर रामू हर रोज सुबह सुबह जंगल की ओर अपने मित्र को मिलने जाया करता था और उससे खूब समय तक बात किया करता था। भले ही वो बंदर कुछ कह नहीं पाता, किंतु रामू की बात सुनकर वो अपना सिर अवश्य हिलाता था। भाग्यवान, मैंने सोचा था कि अपने खेत के पास वाली जमीन हम खरीद लेंगे, मगर भाग्यवान, तुम्हारी बहन के पति वो रामू ने वो सारी जमीन खरीद ली। पता नहीं भाग्यवान, तुम्हारी वो बहन के पति के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया,
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। पता नहीं उन भिखारियों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया है। इतना बड़ा घर, जमीन, संपत्ति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो भी ये सब अचानक कैसे हो गया। भाग्यवान, मुझे एक बात पता चली है। तुम्हारी बहन का पति वो रामू हर रोज जंगल की ओर एक बंदर से मिलने जाता है और भाग्यवान उस बंदर से घंटों घंटों तक बात करता है। जहाँ तक मुझे लगता है भाग्यवान, उसी बंदर ने रामू को ढेर सारा धन दिया होगा। और भाग्यवान, मैंने गांव के कुछ युवकों के मुंह से ये बात सुनी है कि रामू को एक बंदर ने गुप्त धन का स्थान बताया था। हाँ, मुझे भी यही लगता है, मगर मुझे भी मेरी बहन से अधिक धन चाहिए। तुम कुछ करो। भाग्यवान, कल सुबह हम उस जंगल की ओर जाएंगे और फिर उस जंगल में जाकर उस बंदर को पकड़कर हम उस बंदर से गुप्त धन का पता पूछेंगे। और भाग्यवान, जैसे ही वो बंदर हमें गुप्त धन का पता बता देगा तो फिर हमें धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर अगले दिन की सुबह हरी और ललिता उसी जंगल की ओर निकल जाते हैं और उस बंदर को खोजने लगते हैं। और कुछ दूरी चलने के बाद उन्हें वहाँ वही बंदर नजर आता है। अरे भाग्यवान, मुझे तो लगता है ये वही बंदर है। हाँ, अब मुझे इसे जल्दी पकड़ना है, वरना ये यहाँ से भाग जाएगा। फिर हरी और ललिता उस बंदर को पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अरे ओ बंदर, जिस प्रकार तूने वो रामू को गुप्त धन का पता बताया है, वैसा ही कोई गुप्त धन का स्थान हमें भी बता, जिसे पाकर हम और धनी हो जाएं। हाँ बंदर, अब तू देरी न करते हुए तुरंत ढेर सारा खजाना दे, जिस प्रकार हम और भी धनी हो जाएं। हरी और ललिता उस बंदर को बहुत कष्ट प्रदान कर रहे थे। उस बेचारे बंदर की आंखों से आंसू आने लगे थे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अब मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जंगल की ओर जा रहा हूँ। आज मुझे आने में समय लग जाएगा। अरे मैं ये कह रही थी, आज मुझे भी अपने मित्र से मिलवाओ ना। आज उसी के कारण तो हम इतने धनी हो पाए हैं। मुझे तुम्हारे मित्र से मिलने का बहुत ही मन है। क्या भाग्यवान, तुम्हें भी मेरे मित्र से मिलना है? हाँ तो कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें अपने मित्र से मिलवाता हूँ। रामू और रूपा जंगल की ओर जाने लगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे मेरी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। रुक। फिर इतने ही बीच में ललिता वहाँ से एक लकड़ी उठाती है और वो बंदर पर उस लकड़ी से वार करने लग जाती है, जिससे उस बंदर को बड़ा ही पीड़ा होना शुरू हो जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वही बंदर नजर आया, जिसे हरी और ललिता खूब परेशान कर रहे होते हैं। और अपने मित्र बंदर की ये हालत देखकर रामू चौंक पड़ा और बंदर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरे अरे, तुम दोनों ये बेचारे बेजुबान बंदर को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो? आखिर इस बेचारे ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? मुझे इसकी पीड़ा देखी नहीं जाती है। अच्छा, जरा देखो तो इन दोनों दयालु को। चालाकी से इस बंदर से खजाना ले लिया और जब हमारी बारी आई तो हमसे ये कह रहे हैं कि इस बंदर को छोड़ दो। दीदी, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रही हैं। तुम्हें इस बेचारे बंदर को पीड़ा पहुंचाने से बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अरे दया करो, तुम्हारे अंदर दया नाम की चीज है या नहीं है? तुम अभी तुरंत इसी बंदर को जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बंदर जब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, जब तक ये मुझे खजाना नहीं देता है। दीदी, आपको खजाना ही चाहिए ना? तो हमारे पास जितनी भी संपत्ति है वो सब संपत्ति तुम रख लो, मगर इस बेचारे बंदर को छोड़ दो। अरे दुष्ट औरत और मनुष्य, तुम्हें इस बेजुबान को पीड़ा पहुंचाते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? आखिर इस बेजुबान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि अभी से तुम दोनों की पूंछ निकल जाएगी इस बंदर की तरह। साधु महाराज के श्राप देते ही ललिता और हरी की बंदर की तरह पूंछ निकल जाती है, जिसे देखकर तुम्हारी भी पूंछ निकल गई है। ये सब क्या हो रहा है? जिस बंदर को तुम परेशान कर रहे हो, आज से कुछ सालों पहले इसी जंगल में इस बंदर ने मेरी जान बचाई थी। जब मुझे एक सांप ने काट लिया था, तभी इस बंदर ने इसी जंगल से
मुझे कुछ जड़ी बूटियां लाकर दी थी, जिसका सेवन करने के बाद मैं ठीक हो पाया था। इस बेजुबान ने ही मेरी जान बचाई थी और फिर मैंने इसे प्रसन्न होकर एक वरदान दिया था कि तुम मनुष्य की तरह बोल सकोगे। और मैंने इस बंदर से ये भी कहा था कि जब तुम इस जंगल का गुप्त धन किसी भी मनुष्य को बताओगे तो तुम्हारा वरदान नष्ट हो जाएगा। मगर इस बंदर ने अपने वरदान की परवाह किए बगैर अपने मित्र की सहायता की और अपना वरदान खो दिया। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम धन माया में इतने अंधे हो गए थे जो हमने बेशर्मी से सभी हदें पार कर दी और हमने इस बेचारे बंदर पर अत्याचार किया। हमें माफ कर दीजिए साधु महाराज, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। अरे क्षमा कर दीजिए, तुम्हें यह कहते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम्हें यह पता नहीं है कि एक मनुष्य का कर्म होता है कि किसी के बुरे वक्त में उसकी सहायता करना और उस पर दया करना। मगर दया करना तो छोड़ो, तुम दोनों से तो किसी का अच्छा भी देखा नहीं जाता है। किंतु बंदर, मैं तुम्हारी मित्रता देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें फिर से वरदान देता हूँ कि तुम पहले की तरह बोल सकोगे। साधु महाराज के वरदान देते ही वो बंदर फिर से बोलने लगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, जो आपने मुझे फिर एक बार वरदान दिया। अब मैं अपने मित्र से बात कर सकूंगा। साधु महाराज, अब इन दोनों की अक्ल ठिकाने पर आ चुकी है, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। साधु महाराज, हमें समझ आ गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने ही चाहिए, किसी के प्रति पाप नहीं रखना चाहिए। हमें क्षमा कर दीजिए साधु महाराज। साधु महाराज, कृपया करके आप मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए, मुझसे इनकी पीड़ा नहीं देखी जाती। बेटी, मैंने तुम दोनों को क्रोध में आकर श्राप दे दिया है, मगर अब मैं अपना श्राप वापस भी नहीं ले सकता हूँ। मगर तुम जैसे जैसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारी ये पूंछ गायब हो जाएगी। और फिर इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। रूपा, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैंने तेरे बुरे वक्त में तेरा मजाक उड़ाया है। अरे दीदी नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। इसी प्रकार ललिता की अकल ठिकाने आ जाती है और पूरे गांव में रामू और बंदर की मित्रता प्रसिद्ध हो गई। रामू अपने मित्र से हर रोज जंगल में मिलने जाया करता था। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।